हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श गोपाल। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर जो होने वाला है, जो हमारी सीरीज चलती आ रही थी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की सीरीज, उसी सीरीज का एक अगला पार्ट। अब इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में मैं इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा चुका हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है, जो प्रशासनिक विधि है, इसके स्रोत क्या क्या है, प्रशासनिक विधि के स्रोत क्या है, प्रशासनिक विधि को किस स्रोतों से मिल करके बनाया गया है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप चाहो तो मुझे यहाँ जाकर के फॉलो कर सकते हो। आपको कोई डाउट है तो भी मुझे यहाँ जाकर के पूछ सकते हो। अब बात करें प्रशासनिक विधि के स्रोत के बारे में। सबसे पहले तो अगर आपने इंट्रो नहीं देखा, इंट्रोडक्शन नहीं देखा प्रशासनिक विधि का, तो वो देख लीजिए। उससे आपको बेसिक ये पता चल जाएगा कि प्रशासनिक विधि एक्चुअल में सब्जेक्ट क्या है, किस बारे में सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं या क्या पढ़ते हैं। तो वो चीज आपको पहले पता चल जाएगी, तो आगे के टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो इसीलिए मेरा कहना है कि अगर आपने इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में या चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए। अब बात करें प्रशासनिक विधि के स्रोत के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि प्रशासनिक विधि क्या है। प्रशासनिक विधि सीधी सी एक ऐसी विधि है जो कि जैसे किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। अब तीनों अंग अलग अलग बटे होते हैं, तीनों को अपनी अलग अलग शक्तियां प्रदान है। अब जैसे मान लो कार्यपालिका को कोई शक्तियां प्रदान है, तो कार्यपालिका अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर ले। अपनी शक्तियां जो उसे किसी स्पेसिफिक काम के लिए दी गई है, वो उस काम को छोड़ करके उस काम से अतिरिक्त काम नहीं करने लग जाए, या अपने लाभ के लिए काम नहीं करने लग जाए, या कोई गलत काम नहीं करने लग जाए जो आम जनता के लिए, आम जनता के विपरीत हो या उनके लिए नुकसानदायी हो। ऐसा काम ना करने लग जाए, तो उन्हें रोकने के लिए किसी चीज की जरूरत थी। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर ले, उसे रोकने के लिए जब किसी चीज की जरूरत थी, तो धीरे धीरे प्रशासनिक विधि का उद्भव हुआ। यानी कि प्रशासनिक विधि पहले कोई अलग से विधि नहीं थी, इसे सिविल लॉ के अंदर ही पढ़ा जाता था। लेकिन धीरे धीरे आजादी के बाद इसकी जरूरत महसूस होने लगी, तो इसे एक अलग लॉ के रूप में बना दिया गया। यानी कि प्रशासनिक विधि को हम एक अलग लॉ के रूप में पढ़ने लगे। अब प्रशासनिक विधि जो है, ये कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है, यानी कि इसके अंदर कोई भी धारा, कोई भी सेक्शन वगैरह इस तरह से बटे हुए नहीं है। यानी कि ये एक अनकोडिफाइड लॉ है, कोडिफाइड लॉ नहीं है। तो ये तो बात होगी प्रशासनिक विधि की। अब बात करें कि कोई भी विधि होती है, चाहे हिंदू लॉ हो, मुस्लिम लॉ हो, जो कि आप पढ़ चुके होंगे, इसी तरह से प्रशासनिक विधि है। तो हर एक विधि के कोई स्रोत होते हैं, यानी कि वो विधि कहां से आई, कहां से उस विधि का उद्भव हुआ, कहां से उस विधि का निर्माण हुआ। तो इसी तरीके से प्रशासनिक विधि के भी कोई स्रोत है। तो वो स्रोत क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भाई सबसे पहले तो प्रशासनिक विधि के स्रोत की बात करें, तो भाई स्रोत को समझने के लिए ये देखना होता है कि स्रोत क्या होता है। स्रोत को समझने के लिए देखना होता है कि कोई भी विधि जो है, जैसे कोई भी लॉ है, चाहे किसी भी प्रकार का लॉ हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो, चाहे वो हिंदू लॉ हो, चाहे वो मुस्लिम लॉ हो। जैसे आप हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ पढ़ करके आए होंगे, तो आपने हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में भी पढ़ा होगा कि इसके स्रोत के रूप में इन इन चीजों को देखा जाता है, या इन इन चीजों को पढ़ा जाता है। हिंदू लॉ के स्रोत क्या क्या है, मुस्लिम लॉ के स्रोत क्या क्या है, तो ये आप पढ़ के आए हो। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के भी कुछ स्रोत है। अब वो क्या क्या स्रोत है, उनको पढ़ना जरूरी है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले तो ये भी आपको पता रहना चाहिए कि भाई शुरू से ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक अलग लॉ नहीं था। इसे किसके साथ पढ़ा जाता था, इसे सिविल लॉ के साथ पढ़ा जाता था, यानी कि इसे सिविल लॉ का एक भाग माना जाता था। लेकिन अब ये एक प्रशासनिक विधि, एक ये अलग विधि है। अब ये भी ध्यान रखना कि ये कोडिफाइड विधि नहीं है, यानी कि इसके अंदर कोई सेक्शन वगैरह बने हुए नहीं है, कोई एक्ट पास होकर के प्रॉपर तरीके से ये विधि नहीं बनी है। ये समय के साथ, जरूरत के साथ विधि बन चुकी है, जिसे कि माना जाता है। यानी कि ये एक अनकोडिफाइड लॉ है, कोडिफाइड लॉ नहीं है। तो प्रशासनिक विधि एक अनकोडिफाइड लॉ है। अब प्रशासनिक विधि जो बनी है, वो किन स्रोतों से मिलकर के बनी है, यानी कि उसके प्रशासनिक विधि को, प्रशासनिक विधि बनाने में या इसको इसकी शक्तियां प्रदान करने में कहां कहां से इसको इसकी शक्तियां प्रदान हुई, कौन कौन से स्रोत है। तो उन स्रोत में 4 सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है जो प्रशासनिक विधि को इसकी शक्तियां प्रदान करते हैं। कौन कौन से? पहला तो है संविधान। संविधान प्रशासनिक विधि का सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत है। सिर्फ प्रशासनिक विधि का ही नहीं, संविधान को अगर आप देखोगे तो संविधान सारे ही लॉ में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या माना जाता है, संविधान को माना जाता है। संविधान सबसे इंपॉर्टेंट है। सारे ही लॉ, जब कोई भी आप लॉ देखोगे, जैसे आईपीसी देख लिया आपने, आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, टोर्ट हो गया, या किसी भी प्रकार का कोई लॉ देखोगे, तो हर एक लॉ
किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए बना हुआ है। कोई भी एक जो लॉ देखोगे वो एक स्पेसिफिक चीज के लिए बना हुआ है। जैसे आईपीसी को देखोगे जो बीएनएस बन चुकी है, तो ये किसके लिए बनी हुई है? ये अपराधों के बारे में बनी हुई है कि कौन कौन से अपराध होंगे, उनका अपराध करने पर उन पर क्या सजा दी जाएगी, उसके क्या दंड होंगे, इसके बारे में आईपीसी बताता है। सीआरपीसी प्रक्रिया के बारे में बताता है। सीपीसी सिविल लॉ के बारे में बताता है। तो यानी कि जो भी लॉ बने हुए हैं वो एक एक बिंदु पर बने हुए हैं, एक एक चीज को लेकर के बने हुए हैं। लेकिन जो संविधान है, संविधान किसके लिए? संविधान आम जनता के लिए। संविधान मूल ढांचा प्रदान करता है। इन सारे ही लोग को कहां से शक्ति प्राप्त होती है? इन सारे ही लोग को किसके अंदर रह के काम करना होता है? इन सबको संविधान के अंदर रह के काम करना होता है। इनमें से कोई भी लोग संविधान की अवहेलना नहीं कर सकता, यानी कि संविधान को नहीं लांघ सकता। तो यानी कि संविधान सभी विधि में, खास करके प्रशासनिक विधि का एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इन चारों नाम को आपको याद कर लेना है। संविधान सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है प्रशासनिक विधि का, इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है परिनियमन। परिनियमन यानी कि कोई भी जो एक्ट पास होता है, एक्ट पास बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट द्वारा कोई भी एक्ट जो है वो पास किया जाता है, या कोई भी एक्ट बनाया जाता है, जो कोई कानून पास होकर के एक्ट का रूप धारण करता है, तो वो भी प्रशासनिक विधि का एक प्रमुख स्रोत है। अब क्या है, इन चारों पॉइंट को मैं एक एक करके डीप में समझूंगा। पहले आपको चारों नाम बता रहा हूं, ये चारों नाम आपको याद कर लेने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको नोट चाहिए तो मेरे हर सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ अवेलेबल करा रखे, यहाँ जाकर के आप व्हाट्सएप करना तो ये आपको सारी डिटेल भेज देंगे। किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहते हो तो यहाँ जाकर के कॉन्टेक्ट कर सकते हो। भाई सबसे पहला स्रोत तो क्या था? संविधान था। संविधान सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, ध्यान रखना। इन चारों में से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है संविधान। संविधान ही सबसे ज्यादा प्रशासनिक विधि का अपनी जो है पावर देता है। दूसरा है परिनियमन, यानी कि कोई भी कानून पास होता है और जो एक्ट बनता है वो एक्ट भी प्रशासनिक विधि का एक स्रोत के रूप में कार्य करता है। तीसरा है जो अध्यादेश पारित होते हैं या प्रशासकीय निर्देश होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव को कोई डायरेक्शन दी जाती है उसे प्रशासनिक निर्देश कहते हैं। तो प्रशासकीय निर्देश होते हैं या कोई अधिसूचना है या कोई परिपत्र है, तो ये सारे मिलकर के भी प्रशासनिक विधि के एक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। और चौथा क्या है? चौथा सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। संविधान के बाद महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण क्या है? न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय को भी आप हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में पढ़ चुके होंगे कि भाई कोई भी किसी भी प्रकार के मामले में अगर देखा जाए तो क्या देखा जाता था कि पूर्व में ऐसा कोई निर्णय दिया गया था, यानी कि पूर्व निर्णय की जो बात की जाती थी, बस उसी तरीके से कि न्यायिक निर्णय, पूर्व निर्णय की जो बात की जाती थी उसी को मान लिया जाता था हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में। इसी तरीके से प्रशासनिक विधि के स्रोत के रूप में भी जो पुराने न्यायिक निर्णय है उनको एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में माना जाता है। यानी कि चारों नाम आपको ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण है संविधान। संविधान प्रशासनिक विधि का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद परिनियमन है। उसके बाद जो अध्यादेश या प्रशासकीय निर्देश या कोई भी आदेश या कोई भी अधिसूचना या कोई भी परिपत्र या कोई भी नियम वगैरह जारी होते हैं तो उनको भी प्रशासनिक विधि के स्रोत के रूप में माना जाता है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है? न्यायिक निर्णय। सबसे इंपॉर्टेंट है संविधान, उसके बाद सेकंड नंबर पे है न्यायिक निर्णय इंपॉर्टेंट है। अब आपको जैसे ये यहाँ तो मैंने इस सीक्वेंस में लिख दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको जब एग्जाम में लिखना हो तो आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। आपको किस तरीके से लिखना है? सबसे पहले संविधान लिखना है, फिर न्यायिक निर्णय और फिर ये दोनों लिखने। और इनको इस तरीके से नहीं लिखना है। मेरी एक वीडियो है लॉ में आंसर कैसे लिखे, इस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो चैनल पे जाकर के देख सकते हो, या फिर मैं आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं लिंक डाल दूंगा। अगर मुझे याद रह गया तो मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां जाकर के देखना। उसमें मैंने पूरा बता रखा है कि आपको एग्जाम में आंसर कैसे लिखना चाहिए। उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अगर आपके एग्जाम आने वाले हैं तो आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कोई स्रोत का क्वेश्चन आता है, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ में भी आ सकता है, हिंदू लॉ में भी आ सकता है, प्रशासनिक विधि के अंदर भी आ सकता है, टोट के अंदर भी आ सकता है। तो स्रोत वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको इस तरह से नहीं लिखने चाहिए। स्रोत आपको किस तरह कैसे लिखने चाहिए? इस तरह से सजरा बना करके या माइंड मैप बना करके आपको लिखने चाहिए। जैसे इस तरीके से चारों पॉइंट आप बना दोगे या लिखोगे प्रशासनिक विधि के स्रोत, फिर चारों स्रोतों को आप लिखोगे। अगर उसके कोई सब और है तो वहां पर अंदर जाकर के आप इस तरीके से और बना करके लिखोगे। यानी कि ये छोटी छोटी चीजें, ये सारी चीजें मैंने आपको उस वीडियो में बता रखी है, तो आपको जाकर के वो वीडियो देखनी चाहिए, उससे आपको हेल्प हो जाएगी। तो भाई सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या था प्रशासनिक विधि का? सबसे पहला महत्वपूर्ण स्रोत था संविधान। संविधान प्रशासनिक विधि का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। क्यों है? क्योंकि देखो संविधान किसी भी देश का एक सर्वोच्च कानून होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी या इस तरह के कोई भी कानून है, ये एक पॉइंट को लेकर के कानून है, लेकिन संविधान जो है ये इन सबसे ऊपर है। कोई भी लॉ जो दूसरा लॉ है वो संविधान को लांघ नहीं सकता, यानी कि संविधान सबसे बड़ा है। संविधान का अवहेलना कोई भी विधि नहीं कर सकती। तो संविधान किसी भी देश का क्या होता है? सर्वोच्च कानून होता है। सबसे पहले तो ये सर्वोच्च कानून होता है, ये लोगों का, आम लोगों के लिए,
यानी कि आम जनता जो देश के निवासी है, किसी देश के निवासी है, उनको या पूरे देश को ये निर्देश देता है कि भाई पूरा देश कैसे चलेगा, किस तरीके से उसकी पूरे देश की कोई प्रक्रिया होगी या पूरे देश में जो काम होगा वो कैसे होगा, लोगों को क्या अधिकार दे रखे हैं, कौन से अधिकार, कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दे रखे हैं जिनका कोई भी अवहेलना नहीं कर सकता। तो ये सारे अधिकार किस में काम आते हैं? ये सारे अधिकार प्रशासनिक विधि के स्रोत के रूप में काम आते हैं। अब कैसे काम आते हैं? प्रशासनिक विधि क्यों बनाई गई है? प्रशासनिक विधि इसलिए बनाई गई है ताकि जो भी प्रशासन है, कोई भी प्रशासन का कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी डिपार्टमेंट हो, अलग अलग डिपार्टमेंट हो, तो वो कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति जाकर के किसी भी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। और यही बात कौन कहता है? यही बात हमारा संविधान कहता है। संविधान के अनुच्छेद, जैसे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक आप देखोगे तो क्या दे रखे हैं? मौलिक अधिकार दे रखे। तो संविधान क्या कहता है? संविधान में जो मौलिक अधिकार दे रखे, उन मौलिक अधिकारों की हनन कोई नहीं कर सकता, यानी उन मौलिक अधिकारों का अवहेलना कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। तो संविधान भी क्या कहता है? संविधान भी व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी क्या कहता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी क्या कर रहा है कि प्रशासन को रोक रहा है। कब रोक रहा है? उनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने से। तो ये जो है संविधान जो है, ये भी उसके प्रशासनिक विधि को एक तरह से गाइड करता है, एक तरह से अपना स्रोत देता है। यानी कि प्रशासनिक विधि के तहत कोई भी पुलिस वाला जाकर के या कोई भी व्यक्ति, प्रशासनिक व्यक्ति जाकर के किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं रोक सकता। या मान लीजिए कोई शिक्षा का अधिकार है, तो किसी भी व्यक्ति को पढ़ने से नहीं रोक सकता। कोई भी व्यक्ति जाकर के, प्रशासनिक व्यक्ति जाकर के किसी भी व्यक्ति को पढ़ने से नहीं रोक सकता। तो ये कहा, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी उसको रोक रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को ये पावर कहां से मिल रही है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को पावर संविधान से मिल रही है। और संविधान में कहा लिखा गया है? संविधान में उसके अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों में दे रखा है कि भाई शिक्षा का अधिकार होगा। तो संविधान के इस जगह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को पावर मिल रही है कि वो उस प्रशासनिक व्यक्ति को रोकेगी कि वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे और किसी भी व्यक्ति को पढ़ने से नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि शिक्षा का अधिकार व्यक्ति को दे रखा है। तो यानी कि इस तरीके से संविधान के थ्रू किसको? प्रशासनिक विधि को शक्ति मिलती है। संविधान प्रशासनिक विधि का एक मुख्य स्रोत के रूप में काम करता है। और इसके अलावा अब क्या दे रखा है? जैसे 12 से 35 तक तो मौलिक अधिकार दे रखे हैं। इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो उस व्यक्ति को अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को रीट के बारे में भी पावर दे रखी है। यानी कि रीट लागू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रीट लागू कर सकती है। और नागरिक जो है अपने अधिकारों का अगर हनन होता है तो वो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। और न्यायालय रीट जारी कर करके ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे प्रशासनिक व्यक्तियों को पाबंद कर सकता है या उनसे किसी भी प्रकार का बंदी प्रत्यक्षीकरण या पांचों रीट जो है मैंने अच्छे से समझा रखी है। आप चाहे तो वो वीडियो जाकर के भी देख सकते हो। तो आपको ये चीज आई होप समझ में आ गई होगी कि भाई संविधान जो है प्रशासनिक विधि का एक मुख्य स्रोत के रूप में काम करता है। संविधान सबसे बड़ा कानून है। संविधान के अंदर जो अनुच्छेद दे रखे, जैसे मूल अधिकार दे रखे, तो ये भी इनडायरेक्टली क्या करते हैं? प्रशासनिक विधि को शक्ति प्रदान करते हैं ताकि कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न कर सके। यानी कि पहला महत्वपूर्ण स्रोत हो गया संविधान। दूसरा हो गया परिनियमन। परिनियमन क्या होता है? परिनियमन यानी कि किसी भी संसद या विधानमंडल द्वारा, किसी भी संसद या विधानमंडल द्वारा कोई भी कानून को पास करके विधि बनाई जाती है। यानी कि कोई भी पार्लियामेंट द्वारा कोई भी एक्ट बना दिया जाता है। किसी भी कानून को जब पास कर दिया जाता है तो वो एक एक्ट का रूप धारण कर लेता है। तो जब कोई एक्ट बना लेते हैं तो वो एक्ट क्या हो जाता है? जब उसको एक्ट को लागू कर दिया जाता है तो वो संपूर्ण क्षेत्र में लागू हो जाता है। जहां जहां पर भी उसको लागू किया गया है तो वहां वहां पर वो एक कानून के रूप में कार्य करता है। यानी कि वो एक कानून के रूप में कार्य करता है। तो वहां के जिसके ऊपर वो लागू है या जिस काम के लिए वो लागू है उसको, उन व्यक्तियों को वो फॉलो करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हो गया। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हो गया तो सभी व्यक्तियों को इस अधिनियम की पालना करनी होगी। सभी जो प्रशासनिक व्यक्ति है उन्हें भी इसकी पालना करनी होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। ये उनसे ऊपर रहेगा। कानून हमेशा किसी भी व्यक्ति से ऊपर रहेगा। यानी कि वो व्यक्ति जो है इसका अवहेलना नहीं कर सकते। साथ ही साथ सिर्फ जो है प्रशासनिक विधि उन व्यक्तियों को अपनी शक्तियों का गलत काम करने से, गलत प्रयोग करने से रोकती ही नहीं है, बल्कि उनको एक डायरेक्शन देती है कि आपको इस डायरेक्शन में काम करना है। प्रशासनिक विधि का काम सिर्फ इतना नहीं है कि उनको अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने से रोका जाए, बल्कि यह भी काम है कि उनको डायरेक्शन दे कि आपको इस क्षेत्र में या इस तरीके से काम करना है। तो जैसे इस तरह के जब कोई कानून बन जाएंगे, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कानून बन गया, तो अब प्रशासन का एक काम है कि वो इस कानून को फॉलो करे और इसको फॉलो करवाए या इसके संदर्भ में या इसके अंतर्गत रहते हुए काम करे, इसकी भलाई के लिए या इस तरीके से काम करे। जो भी कानून बना है उसके अंडर रह करके काम करे। यानी कि प्रशासनिक विधि में आपको ध्यान रखना है
सिर्फ उनको रोकती ही नहीं है बल्कि उनको एक डायरेक्शन भी प्रदान करती है। जैसे ये सारे अधिनियम में कोई भी सरकारी विभाग हो गया, कोई भी सरकारी बोर्ड हो गया या कोई भी आयोग हो गया, इनको अधिकार देती है कि वे जनहित में कार्य करें। अब ये कानून किसके लिए बना है? जनहित के लिए बना है। तो इनको एक डायरेक्शन प्रदान करती है कि इनको प्रशासनिक व्यक्तियों को किस में काम करना है? लोगों के हित में काम करना है। तो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया परिनियमन। जो एक्ट पार्लियामेंट द्वारा पास होते हैं उनके अंदर रहते हुए उनको परिनियमन कहते हैं। यानी कि जो पार्लियामेंट द्वारा पास होते हैं एक्ट उनको परिनियमन कहते हैं, और ये प्रशासनिक विधि का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है। अब तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत है कोई भी अध्यादेश या प्रशासनिक निर्देश या अधिसूचना या परिपत्र जो होते हैं। अब जैसे कोई भी अध्यादेश है, अध्यादेश क्या है? जब राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा किसी भी आपातकालीन स्थिति में अगर कोई अध्यादेश जारी किया जाता है तो वो अध्यादेश, या प्रशासकीय निर्देश यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव को कोई भी डायरेक्शन दिए जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे निर्देश होते हैं जो सिर्फ प्रशासन के लिए लागू होते हैं। जैसे अभी भारत पाकिस्तान की युद्ध की स्थिति है तो पुलिस डिपार्टमेंट को और आर्मी डिपार्टमेंट को या फायर ब्रिगेड वाले डिपार्टमेंट को, इन सबको क्या है? इन सभी को एक स्पेसिफिक निर्देश दिए गए। इनको निर्देश ये दिए गए कि जहां पर भी कोई ऐसी स्थिति हो वहां पर आपको तुरंत पहुंचना है, तुरंत अपनी कार्रवाई करनी है, यानी कि थोड़ा एक्टिव रहना है। तो ऐसे कोई निर्देश दिए गए, वो निर्देश किसके लिए? आम जनता के लिए नहीं है, सिर्फ प्रशासनिक व्यक्ति के लिए जो जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उसके लिए निर्देश है। तो ऐसे जो स्पेसिफिक निर्देश होते हैं जो प्रशासनिक व्यक्तियों के लिए होते हैं उनको प्रशासनिक निर्देश कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन, जो इनको स्पेशल डायरेक्शन दी जाती है। अधिसूचना, कोई भी अधिसूचना जारी होती है, कोई भी आदेश जारी होता है तो वो अधिसूचना, यानी कि कोई भी नोटिफिकेशन जो जारी होता है उसको अधिसूचना है। और कोई भी परिपत्र मान लो जारी हुआ है या कोई भी आदेश दिया गया है न्यायालय द्वारा, तो इन सब को भी किसका? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के एक स्रोत के रूप में गिना जाता है। यानी कि ये सारी चीजें भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करती है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे मान लो, इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। कोई भी जैसे टैक्स के नियम में बदलाव हो गया, कोई भी आदेश आया, कोई भी निर्देश आया और टैक्स के नियमों में बदलाव हो गया कि आज से जीएसटी 18% नहीं लग करके 23% लगेगी। तो अब ये किसका काम है? अब ये टैक्स डिपार्टमेंट का काम है कि जो आदेश आया, जो निर्देश आया, उसके अनुरूप रह करके काम करे। यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट जो है, जो प्रशासन है, जो जिसको टैक्स कलेक्ट करने का काम है, उसको किसके अंदर रह करके काम करना? उसको जो भी आदेश आया, जो भी निर्देश आया कि इतना नहीं इतने % टैक्स लगेगा, उसको उसके अंदर रह के काम करना। उससे ज्यादा टैक्स वो नहीं ले सकता। अगर उससे ज्यादा टैक्स लेगा तो उसे रोका जाएगा। कैसे रोका जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जरिए उसको रोका जा सकता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को ये पावर कहां से मिली है? ये पावर यहां से मिल रही है, इस पॉइंट से उसको पावर मिल रही है। तो आई होप ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी। लास्ट और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है जो कि न्यायिक निर्णय। अब आपने हिंदू लॉ में भी पढ़ा होगा, मुस्लिम लॉ में भी पढ़ा होगा, जब किसी बिंदु पर जाकर के कोई अटक जाता है जहां पर ना तो कोई रूढ़ी होती थी ना कोई प्रथाएं होती थी, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ की बात कर रहा हूं मैं, कि जहां पर कोई रूढ़ी भी नहीं है, किसी बिंदु को लेकर के कोई प्रथाएं भी नहीं है, तो वहां पर जब कोई सी बिंदु पर कोई निर्णय देना होता था, तो वहां पर जब ऐसी कोई न तो रूढ़ी न प्रथाएं न कोई कानून मिलता, तब क्या देखा जाता था? तब देखा जाता था कि ऐसे बिंदु पर, ऐसे पॉइंट पर लेकर के अगर पहले कोई निर्णय दिया गया या नहीं दिया गया न्यायालय द्वारा, अगर पहले कोई न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया होता था तो उस पूर्व निर्णय के आधार पर ही आगे निर्णय दिए जाते थे। तो आई होप ये चीज आपको पता होगी। हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ आपने पढ़ी है तो ये चीज तो आपको पता ही होगी कि स्रोत के रूप में पूर्व निर्णय को भी गिना जाता है। तो उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी उसके स्रोत के रूप में न्यायिक निर्णय को गिना जाता है। यानी कि न्यायालय द्वारा पहले जो कोई निर्णय दिए गए उनको पूर्व निर्णय के रूप में, एक स्रोत के रूप में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में गिना जाता है। अब जैसे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, जो दोनों न्यायालय 32 और 226 आर्टिकल 32(2)(6) इसमें उनको पावर दे रखी है। अब इनके जो निर्णय होते हैं उनको सहेज कर रखा जाता है। जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, इनके निर्णय को सहेज कर रखा जाता है, और जो उच्चतम न्यायालय उसका निर्णय जो है नीचे के सारे न्यायालयों में दिया जा सकता है कि इस तरह के निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया तो इसी तरीके का निर्णय आगे दिया जाए। जो उच्च न्यायालय के निर्णय उनको उसके नीचे के न्यायालयों में दिया जा सकता है, बताया जा सकता है कि इस तरह का निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया तो उसी तरीके के निर्णय और लिए जा सकते हैं। यानी कि ये सारी चीजें हो सकती है। अब जैसे दो फेमस केस है, एक तो मनु भंडारी केस और एक के गोपालन केस। के गोपालन केस आपने पढ़ा होगा। क्या था कि भाई नेताजी को बिना किसी मुकदमे के, कोई मुकदमा वगैरह नहीं चला था और पुलिस वालों ने जाकर के उनको डायरेक्ट डिटेन कर लिया था। तो डिटेन कर लिया था तो 1950 का केस है ये, 1950 का ये केस है। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में उनको डायरेक्ट जाकर के पकड़ लिया था। तो डायरेक्ट जाकर के पकड़ लिया, जब ये न्यायालय के पास गए कि भाई मुझे बिना किसी केस के मेरे ऊपर कोई कार्रवाई वगैरह नहीं चली थी,
तो पुलिस ने जाकर के मुझे डायरेक्ट पकड़ लिया, तो ये मेरे स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन है। तो उस टाइम तो न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था? उस टाइम तो न्यायालय ने निर्णय दिया था कि भाई ऐसा किया जा सकता है, जब अगर किसी को लगे कि कोई खतरा वगैरह तो ऐसा किया जा सकता है। ये निर्णय कब दिया था? 1950 में ये निर्णय दिया था। 1950 से लेकर के 1971 तक, 1978 तक, 1978 तक, 1978 में कौन सा केस आया? 1978 में केस का नाम मैं भूल गया हूं, एक केस आया था जिसमें इसके निर्णय को पलट दिया गया था। अब कौन सा केस था आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मैं भी पिन कर दूंगा, केस का नाम मुझे याद आएगा तो 1978 का केस है, मुझे ध्यान है, मैंने अभी पढ़ा था थोड़े टाइम पहले उसके बारे में, लेकिन मैं केस का नाम अभी भूल गया हूं। तो 1978 का वो केस है। उस केस में क्या किया था? उस केस में AK गोपालन का जो निर्णय था उस निर्णय को पलट दिया गया, और बाद में क्या कह दिया गया? बाद में कह दिया गया कि किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार को कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति जो है वो हनन नहीं कर सकता, यानी कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए, बिना किसी कारण के, बिना किसी संदेह के किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो ये बात कब कही गई थी? उस केस में कही गई थी 1978 का वो केस है। पहले क्या कहा था? 1950 में क्या कहा था कि हाँ इसे पकड़ना सही है, लेकिन बाद में 1978 में जाकर के उस निर्णय को पलट दिया गया था। तो अब ये क्या बताना चाहता हूं मैं इससे, न्यायिक निर्णय के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि भाई पहले AK गोपालन के केस में ये निर्णय दिया गया था, तो तब से लगा करके 1950 से लगा करके 78 तक में सेम निर्णय यही चला। लेकिन जब उच्चतम न्यायालय द्वारा इसको पलट दिया गया था, पहले उच्च न्यायालय द्वारा ये निर्णय दिया गया था, बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा इसको पलट दिया गया था। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा जब इसको पलट दिया गया तो क्या कहा गया? उसके बाद से अब तक लगा करके, अब तक 2024 तक, अब तक ये क्या चला आ रहा है कि भाई उसी निर्णय के आधार पर काम होता है। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई बिना कारण बताए या बिना किसी संदेह के या बिना किसी वजह से उसे कोई गिरफ्तार कर लेता है, तो वहां पर उसे ऐसा नहीं करने दिया जा सकता, उसे रोक दिया जाता है। यानी कि कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर पकड़ सकता है, लेकिन बिना संदेह के या बिना किसी उसकी गलती के या बिना उस पर कोई उसके पास अरेस्ट वारंट नहीं है, ऐसा कुछ भी है, ऐसी स्थिति में उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उसे ऐसा करने से रोक देगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को ये पावर कहां से मिली है? ये पूर्व न्यायिक निर्णय से मिली है। कौन से न्यायिक निर्णय से? इस वाले न्यायिक निर्णय से। इसका केस का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां से देख लेना। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे से हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैसे क्योंकि ये दोनों वीडियो जो मैं बनाई थी, इंट्रोडक्शन वाली और ये वाली, ये मैंने सिर्फ इसी हिसाब से बनाई कि आप लोग थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ थोड़ा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट को थोड़ा कम इंटरेस्टिंग लगता है, यानी कि जैसे टोर्ट है, जो हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ, उसमें स्टूडेंट जो है इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा स्टूडेंट को इंटरेस्ट कम आता है। तो उस वजह से ये दोनों वीडियो मैंने इस तरह से बनाई थी ताकि आप पढ़ने के लिए एक बार तैयार हो जाओ, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। अब आगे की वीडियो से हम जो है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के इस सब्जेक्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे। आपका अगर कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।